मेरे सभी पीजीटी में जो यूपी पीजीटी में सेलेक्टेड मेरे कैंडिडेट हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथी हैं और जो भी इस कंपटीशन में सफल हुए हैं उनको पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिससे कि आप इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक मेरे साथियों की, मेरे दोस्तों की एक रिक्वेस्ट आ रही कि सर प्लीज़ इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, देखिए बहुत तो नहीं, लेकिन जो अनुभव, जो इंटरव्यू मैंने दिया है, जिसको मैंने पास किया है, जिसको मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और पूर्ण तरीके से, जिसे कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने निकाला है वो कंपटीशन, उस कंपटीशन के जो कुछ टर्म हैं, जो कुछ बातें हैं, जो कुछ रहस्य हैं, वो मैं आप तक खोलूँगा आज। और इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। अगर आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, मतलब मींस इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, जो मेरिट बनती है वो मेरिट आपके, देखिए आपको रिटन की मेरिट अभी नहीं पता लग पाएगी, और रिटन की मेरिट आपको तभी पता लगेगी जब आपके नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर जुड़ के सामने आएंगे। और जो आपकी डिग्री होंगी, जैसे बीएड है, पीएचडी है, एमएड है, इनके नंबर जब जुड़ के टोटल बनेगा तो वही कट ऑफ मानी जाती है, वो फाइनल कट ऑफ होती है। उसी कट ऑफ से ही आपका पता लग पाएगा कि मेरे रिटन में कितने नंबर आए थे। अभी तो केवल एक अनुमान चल रहा है कि नहीं साहब इसकी, अब जब सामने कट ऑफ हो जाएगी तो वही एक्चुअल कट ऑफ मानी भी जाती है। अभी कोई कट ऑफ, क्योंकि रिटन से कट ऑफ नहीं बनती है, कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है, और फाइनल कट ऑफ आपकी इंटरव्यू के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। हाउ कैन यू प्रिपेयर for the UPPGT interview conducting by the चयन बोर्ड, और यू कैन से कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसका पर्पज क्या होता है, वो कैसे कंडक्ट होता है, और उसके कंडक्ट होने में हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाएं, इस चीज़ को मैं आपके सामने पूरी तरीके से रखूँगा आज। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो वैसे ही बहुत खुशी की बात है, और जो साथी सेलेक्ट नहीं हुए उनके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए जीतता वही है जो एक बार हार चुकता है, उसको तजुर्बा हो जाता है कि जीता कैसे जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल हताश ना होइए, लगे रहिए, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं, और मैं भी 2-3 बार मतलब एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद एक स्टेप पे आके मैंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वाकई में हार्दिक खुशी हुई थी मुझे। तो वो सब बातें आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरव्यू में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं क्या होंगी क्वेश्चंस की, ये सब बातें आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, और साथ में बिल्कुल इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लोग अपनी तैयारी, अगर सिलेक्शन होने उनका हुआ है, वो अपनी तैयारी भरपूर कर पाएँ, इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएँ। यही सी उद्देश्य को लेकर के मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो क्या करना है, देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, और आप इसमें अपना समय दीजिएगा, स्किप न करिएगा। कौन सा पॉइंट, कौन सा मिनट आपका सिलेक्शन कराएगा ये आपको भी पता नहीं, ये इंटरव्यूअर को भी नहीं पता है, और ये किसी भी कैंडिडेट को नहीं पता है। कौन सा पॉइंट, आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट बनता है, मैंने 2016 की आप कट ऑफ देखिएगा, डेसिमल में बनी है भाई साहब, डेसिमल के 4 डिजिट तक कट ऑफ बनी है। तो डेसिमल का कौन सा हिस्सा आपकी सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। इस बात को ये नहीं कि यार पॉइंट 1 से रह जाओगे तो पॉइंट 0.001 से भी रह गए ना भाई साहब, तो ज़िंदगी भर आपके लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ दे बात हो जाएगी। तो इसलिए एक एक बात को बहुत गहनता से, बहुत शालीनता से, बहुत कंसेप्चुअल माइंड से, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मेरे बात को सुनिएगा, तो आपको ज़रूर ये पता लगेगा कि वाकई में तैयारी का क्या बेनिफिट होगा, इंटरव्यू का क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप सिटी में, भाई इंटरव्यू तो चयन बोर्ड इलाहाबाद में ही होना, प्रयागराज में होना है, तो प्रयागराज में जब आप आएँ तो सबसे पहला काम, आप इंटरव्यू से एक दिन पहले प्रेजेंट हो, मीन्स आ जाएं, अपने शरीर को रेस्ट में ले लें, अपने चेहरे को रेस्ट में ले लें, क्योंकि जो इंसान अगर मान लो 200, 400, 500 किलोमीटर से आता है,
भाई यूपी का जो एरिया है वो बड़ा है, और इस बड़े एरिया में आप कहीं दूरी से आते हैं तो आपके शरीर पे सबसे पहले थकान ज़रूर हो जाती है। आप क्या करें कि यहाँ पर इवनिंग में किसी तरीके से पहुँचें, बाई ट्रेन, बाई बस, या जो भी आपकी सुविधाएं हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर पहुँच जाएं। और मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि चैन बोर्ड कहाँ पर उपस्थित है, उसकी भी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि चैन बोर्ड जो है हमारा जो प्रयाग स्टेशन, प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रयागराज जंक्शन अलग है और प्रयाग जंक्शन अलग है। तो फिर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रयाग जंक्शन पे आपको उतर जाना है, प्रयागराज पे नहीं जाना है, प्रयाग संगम पे नहीं जाना है, फाफामो पे नहीं जाना है, प्रयाग छिक्की पे नहीं जाना है, आपको पहुंचना कहाँ है, प्रयाग जंक्शन पे, ध्यान रखिएगा। और अगर ये ट्रेन एंट्री करेगी तो फिर आपको पता लग जाएगा, अगर लखनऊ साइड से एंट्री होगी तो लखनऊ साइड से, प्रतापगढ़ साइड से अगर एंट्री आप कर रहे होंगे तो दूसरा स्टेशन पड़ेगा इलाहाबाद का प्रयाग जंक्शन जिसे बोलते हैं। पहले फाफामऊ पड़ेगा, उसके बाद प्रयाग जंक्शन पड़ेगा, तो प्रयाग जंक्शन पे आप उतर जाइएगा। वहीं आसपास के क्षेत्र में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ कहीं रुक जाइएगा। और उसके बाद वहाँ से मात्र, बहुत ज़्यादा नहीं, 300 मीटर या बहुत ज़्यादा खिंच गया तो 500 मीटर की दूरी पे ही आपको पूछिएगा किसी से तो बता देगा चैन बोर्ड कहाँ पर। और भी साथी आपके आए हुए होंगे तो आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप वहीं अंदर सिटी में जाके रूम लेंगे, रात में रुकेंगे होटल में, तो फिर आपको दूरी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल स्टेशन के बगल में ही बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पहुँचना है। अब आप क्या करेंगे, रात में रेस्ट, बिल्कुल फ्री माइंड से रेस्ट कीजिए, फुल रेस्ट कीजिए, माइंड को साइलेंट मोड में ले जाइए। कोई प्रेशर नहीं लीजिए अपने आप पर कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये टेंशन ना लीजिए और किसी के बहकावे में ना आइएगा, बहुत लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कह चुका हूँ, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए जो चीज़ हो माइंड को शालीनता से, बिल्कुल साइलेंट मोड में। अब सुबह में आपको क्या करना है, सुबह में उठना है, बढ़िया सा हल्का सा आपको फ्रेश होकर नाश्ता वास्ता करके एकदम नहा धो के टनाटन हो जाना है। एक बढ़िया सी ड्रेसअप, अगर नहीं है तो भाई सब बनवा लीजिए, वैसे तो होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कपड़े बड़े बनवा लीजिए, लेकिन नहीं, एक बढ़िया सोबर जिसे कहते हैं ऑफिशियल ड्रेस, नो जीन्स, कोई जीन्स वीन्स नहीं, बढ़िया से ब्लैक शूज़ होने चाहिए, एक डार्क कलर की कोई पैंट होनी चाहिए और एक लाइट कलर की शर्ट जो आपको पसंद हो। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों का एक प्रॉपर मैच, एक सोबरिटी होनी चाहिए। आप एक लेक्चरर की पोस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप 4800 के पे स्केल पे जा रहे हैं और उसके लिए मतलब एक, अगर हम देखें कि अगर प्रशासनिक सेवा में देखें तो अच्छे अच्छे रैंक के अधिकारियों का यही स्केल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर बहुत अच्छे मेंबर्स जो हमारे एक्सपर्ट होंगे बैठे होंगे, तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बहुत कायदे से रिप्रेजेंट करना है। आप जब वहाँ पहुँचेंगे और आपकी सब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ अनुभव मेरा है, वही शेयर कर रहा हूँ आपको, इसीलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आया होगा तो पता लग जाएगा आपको। तो क्या करना है, जब सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू का, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप पहले तो अपने गले को बहुत नॉर्मल करके रखिएगा। सिंपल सी बात है, वाटर लेते रहिएगा, क्योंकि अक्सर देखा है कि इंटरव्यू से पहले गला बहुत सूखता है। क्योंकि आप कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी बढ़िया टीचर हो, लेकिन जब सामने एग्जामिनेशन वाली बात आती है, सामने आपसे बढ़िया एक्सपर्ट बैठा होता है, लेकिन एक बात याद रखना, एक्सपर्ट कैसा भी हो, लेकिन आपके मन में तो यही आएगा, यार मुझसे तो ज़्यादा ही जानता होगा। लेकिन मैं इसका उल्टा बोल के आज आपको समझा रहा हूँ, आप मान के घुसना अंदर कि जो सामने बैठे वो मुझसे ताकतवर नहीं है, ये मान के घुसना आप, तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा रहेगा। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि नहीं यार ये बहुत ताकतवर है, तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। तो सबसे पहले चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान करते हुए बढ़िया से एकदम अपना लुक देते हुए अंदर एंट्री लीजिएगा। जब आपको बुलाया जाएगा, प्रॉपर आपका जब नंबर आएगा तो एंट्री लीजिएगा। और एंट्री गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो आपका समय हो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री लीजिएगा और बैठने के लिए पूछिएगा, मे आई सिट सर, मैडम, जो भी हैं, तो वो खुद ही आपको करेंगे, प्लीज़ टेक योर सीट, अपनी सीट को आप ले लीजिएगा। और भाषा का चयन, अधिकतर लोगों की समस्या भाषा होती है कि बहुत सारी समस्याएं रहीं, है ना। मेरा 1-2 बार भी सिलेक्शन एक बार नहीं हो पाया, तो हो सकता है मुझे भाषा का लगा, तो मैंने उस भाषा को मेंटेन किया नेक्स्ट बार में। तो आपको ये बता दूं कि आप भाषा कैसी यूज़ करेंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है, बाकी अपना अपना तजुर्बा रहता है लोगों का, लेकिन भाषा जो यूज़ करनी है वो मिक्सअप यूज़ करिएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ ना तो टोटल हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे
और ना ही टोटल इंग्लिश में कर पाएंगे। इंग्लिश में कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन टोटल हिंदी में करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वर्डिंग मुश्किल से मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो होते हैं सीबीएसई लाइन से आते हैं, कुछ यूपी बोर्ड से भी आते हैं, तो सीबीएसई वाले के लिए बड़ा टिपिकल काम हो जाता है, या कुछ नेट की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी साथी आएंगे। तो ये सभी, तो मेरा जो एक राय है वो है मिक्सअप आंसर देना। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि आपका नाम तो नहीं पूछा जाता है वहाँ, लेकिन आपके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप क्या हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, लगता है। जैसे कि अगर सिंपल सा मुझसे ही पूछा गया था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सर ये बता रहे कि आप कहीं ऑलरेडी टीचिंग करते हैं, तो मैंने यस बोल दिया, नो प्रॉब्लम सर करता हूँ। तो ये शुरुआत वो कैसे भी कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका यूज़ करते हैं वो लोग। तो अब आपका कहाँ से केमिस्ट्री की बात आती है, अब मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की। एक केमिस्ट्री का इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो भाई सब केमिस्ट्री की बातें पूछेंगे, फिजिकल भी पूछेंगे, इनऑर्गेनिक भी पूछेंगे, ऑर्गेनिक भी पूछेंगे। आप प्रोफेसर के पद पे नहीं जा रहे हैं, आप लेक्चरर के पद पे जा रहे हैं, जहाँ एक ही लेक्चरर एक इंटर कॉलेज में होता है, वो फिजिकल भी पढ़ाता है, वो इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता है और वो ऑर्गेनिक भी पढ़ाता है। ये माइंड पहले से बना लीजिएगा, यानी कि आपको तीनों टॉपिक पूछे जा सकते हैं। अब ये उनकी मर्जी कि वो कितना पूछते हैं, लेकिन मुझसे तो तीनों ही पूछे गए थे और तीनों को कम से कम उन्होंने एक सब्जेक्ट पे 12 से 13 मिनट मुझे लगाए थे। यानी ओवरऑल इंटरव्यू मान के चलिए मेरा 36 मिनट के आसपास चला था, जहाँ तक मुझे याद है। तो पहले एक, हाँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के साथ में प्रैक्टिकल और जीके की नॉलेज भी जरूरी है। अब ये मत कहिएगा कि सर नहीं यहाँ तो जीके नहीं है, लेकिन साहब जीके पूछ लेते हैं अंदर, ये ऑप्शनल नहीं है, मतलब ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं, लेकिन जीके पूछी जा सकती, नॉर्मल जीके आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि मुझसे पूछी गई थी, मुझे पता है। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो बैठा है कि वो पढ़ के नहीं आता है, लेकिन इंटरव्यू देने वाला पढ़ के जाता है। तो इसलिए सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जितने चैप्टर 12th क्लास के हैं, अब आप ज़्यादा एमएससी बीएससी में न जाइएगा, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि नहीं आप परेशान हो जाएँ, जितने टॉपिक 12th क्लास के उनको डीपली देख लीजिएगा। जैसे कि मेनली सॉलिड स्टेट को देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स को देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देख लीजिएगा, है ना, ये जो फिजिकल के आयनिक इक्विलिब्रियम को देख लीजिएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग पे ज़्यादा टच नहीं करते हैं हम लोग। मेनली जो टचिंग होगी वो जो टफेस्ट टॉपिक होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं, और उनमें भी अगर भाई साहब आप पीएचडी होल्डर हैं या आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री ले रखी है और आपने वहाँ शो की हुई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उससे पढ़ के जाइएगा, उसको जान के जाइएगा कि आप पीएचडी करे हुए हैं और आपको अपना टॉपिक ही भूल गए वहाँ पहुँच पे, यार मैंने पीएचडी किस पे कर रखी, तो फिर शायद शर्मिंदगी वाली बात पैदा हो जाएगी। तो इसलिए अपनी पीएचडी को अगर आपने लगाई हुई है तो उसको एक बार देखने में क्या बुराई कि मेरा मतलब इसमें क्या किस टॉपिक पर मैंने किया हुआ है, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है ना, उसकी डिटेल क्या है ना, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर में की है, सब बातें आपको कभी, भाई आपको तो पता होगा, ये मैं जान रहा हूँ, लेकिन कभी कभी होता है लंबे टाइम से मैंने पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में बिजी हो गए, नहीं ध्यान दे पाया, तो कभी कभी माइंड से जल्दी में प्रेशराइज में स्लिप कर गया यार माइंड से, तो वो चीज़ ना आए, इसीलिए मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। अदरवाइज़ इसको आप अदरवाइज़ बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि सीखने के लिए कुछ चीज़ें तो फिर समझनी ही पड़ेंगी। और तो मेनली करना क्या है कि अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बताया कि इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान दीजिए, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस प्रैक्टिकल। मुझसे पूछा था कि आप स्कूल सर कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैंने यस, तो बोले सर आप फिर बच्चों को प्रैक्टिकल तो कराते होंगे, मैंने कहा बिल्कुल कराता हूँ। तो फिर बताया, पूछा उन्होंने कौन सा प्रैक्टिकल कराते हैं, मैंने बताया टाइट्रेशन कराता हूँ, सॉल्ट एनालिसिस कराता हूँ, ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कराता हूँ। तो बोले कि बताइए टाइट्रेशन क्या होता है। शुरू हो गया इंटरव्यू, मुझे पता ही नहीं लगा मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। अरे तो यही माहौल पैदा करने वाली बात होती है कि अब उन्होंने टाइट्रेशन पूछा, तो टाइट्रेशन में इंडिकेटर पूछ सकते हैं, टाइट्रेशन में रिएक्शन मुझसे पूछ ली कि बताइए भैया कि KMnO4 जो है जो H2SO4 पड़ता है उसमें, है ना, उसके बाद आपने देखा होगा कि ऊपर से जो हमने KMnO4 भरा, नीचे फेरस अमोनियम सल्फेट लिया, उसके बाद H2SO4 डाला, डाइल्यूट, अब H2SO4 की कितनी कंसनट्रेशन रहती है ये पूछ लिया गया, है ना। ये बताइए कि जो लास्ट ड्रॉप गिरती है ना, जो जिससे पिंक कलर आता है,
उस पे जो रीडिंग आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सब टर्म जो पूछे जाते हैं वो सब टर्म आपको ध्यान रखना। रिएक्शंस याद रखनी, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन इंडिकेटर होगा, इस टाइप के टाइट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा। अब उन्होंने फिलहाल मुझसे तो 3 टाइट्रेशन पूछ डाले थे, एक आइडियोमेट्री भी पूछ डाली थी, मतलब पूरा प्रैक्टिकल मुझसे करवा लिया था उसी रूम के अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि कितना पूछा होगा। यानी टाइट्रेशन पे ही उन्होंने, फिजिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन पे ही कम से कम 10 मिनट खा गए थे वो। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बाद उन्होंने पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बोर्ड पे सॉल्व करवा लिया। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ मेरा, ऐसे वहाँ पर भी बोर्ड था और डस्टर भी था और उसका मार्कर भी था, वो सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ड्राइव करा ली। तो इस फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड जीरो ऑर्डर, इनको ध्यान में रखिएगा आप, है ना। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड को ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अगर सॉलिड में चले जाएं तो डेंसिटी का फार्मूला ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और पैकिंग इफिशिएंसी को ध्यान में रखिएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें माइंड मेकअप करके चलें। यूनिट के की यूनिट क्या होती है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आता है, उसकी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, रेट कांस्टेंट जिसे आप बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या आती है। और आप अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल चले जाइए तो अगर कोई इक्वेशन बोल देंगे तो उसकी केसी भी आपसे निकलवा सकते हैं, केपी भी आपसे निकलवा सकते हैं। तो जो इंटरव्यू बैठ के होना है वो तो बैठ के हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो डस्टर और मार्कर भी आपसे यूज करवा लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। या आप ये ना समझ जाइएगा कि वहाँ बैठ के ही कुछ काम करना, हो सकता है बैठ के काम चल जाए, हो सकता है आपको पढ़ाना भी पड़ जाए 2-4-5 मिनट। और जो ऑर्गेनिक, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये फिजिकल में मैंने मेन टॉपिक्स, ऐसे आप पूरा अपना प्रिपेयर माइंड सेटअप कर लीजिएगा। और इसी तरीके से अब आपको करना क्या है, अब आपको ऑर्गेनिक पे बात कर लेनी। ऑर्गेनिक पे नंबर 1 नेम रिएक्शंस, वो नेम रिएक्शंस जो माइंड से स्लिप होती हैं, जैसे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस पूछी थी मुझसे, ठीक है। इसी तरीके से फिटिग रिएक्शन, रीमल्टीमन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो में एल्डोल में तो क्रॉस एल्डोल करवा के भी देख लिया था मुझसे कि बताओ क्रॉस एल्डोल में प्रोडक्ट कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे, बना के जरा दिखा सकते हैं आप बोर्ड पर। मैंने यस बना के दिखा सकता हूँ। तो मैं अपना शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू का पैटर्न क्या है वो आप तक पहुँच जाए ना। अब इंटरव्यू इससे टफ भी जा सकता है, इससे लो भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि सामने एक्सपर्ट कैसे बैठा हुआ है। तो अब क्रॉस एल्डोल पढ़ लीजिए, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो भी ध्यान से पढ़ लीजिए। नेम रिएक्शन जितनी भी 12th बोर्ड में है, ऊपर नहीं जाना है आपको, 12th बोर्ड में है, सब बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन। मैकेनिज्म आपको पढ़नी है, जो मैकेनिज्म 12th क्लास में है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, उसके बाद आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इस तरीके से ये जो मैकेनिज्म है, ईथर की मैकेनिज्म है, एस्ट्रीफिकेशन की मैकेनिज्म है, और आपकी आर्थोपैराडायरेक्शन की मैकेनिज्म है, क्लोरोबेंजीन के चैप्टर में जो हेलोएल्केन हेलोएरीन में मैकेनिज्म है उसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो मैकेनिज्म आपसे कोई नहीं छूटनी चाहिए, कन्वर्जन आपसे नहीं छूटने चाहिए, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है। वैसे तो आप टीचर हैं, आप ऑलरेडी इंटरव्यू जब रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं तो इंटरव्यू की तैयारी भी आप पूरी तरीके से कर रहे हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सपोर्ट चाहिए है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पर सपोर्ट ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम विद मैक्सिमम लिमिट। जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। आपके क्वायरीज़ अगर कोई होंगी तो आपको ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन आपके चेहरे पे सिकन नहीं आनी चाहिए। मुस्कराते हुए इंटरव्यू देना, यानी आपको कहीं से कहीं हताश नहीं होना, बस यार क्या होगा, या तो होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन चल रहे होंगे अंदर, है ना। ये नहीं कि अंदर नहीं होगा तो परेशान हो जाएंगे, पसीना टपकने का। अरे यार मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता दूं यार, मुझसे पहले जाने कितने लोग जब रूम से बाहर निकले तो शर्ट भीगी हुई थी पसीने से, अंदर एसी चलने के बाद भी शर्ट भीगी हुई थी। तो मैं समझ गया कि भैया बहुत कर्रा मामला है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे बड़े फैक्टर होगा इंटरव्यू लेवल। पैर हाथ नहीं कांपने चाहिए किसी भी कीमत पर। अरे यार तुम तो बच्चों को पढ़ाते तो वहाँ कांपने की ज़रूरत है, बस वही चीज़ होगा या तो नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन लेके चलना, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये बात मैंने कर ली आपको। ऑर्गेनिक में कन्वर्जन पे ध्यान देना, डिस्टिंग्विश पे ध्यान देना, टेस्ट पे ध्यान देना। टेस्ट पे ज़्यादा पूछ लेते हैं कि बताओ ये कंपाउंड हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब में है, इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर देंगे, अचानक पूछ लेंगे आपसे। तो एक्चुअली में आता होता है, लेकिन एट ए टाइम जवाब देना, बढ़िया जवाब देना। अब आप उन्हें 5 मिनट समझा रहे हैं कि नहीं सर देखिए मुझे आता है, ये आता नहीं है। जो आता है सटाक से जवाब दीजिए, सोचिए नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाइए, वो वहाँ आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। वो एट ए टाइम जो आंसर चाहते हैं बस वही आपके मुंह से निकलना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस होता है। अब अगर आप सॉलिड में घुस गए, हाँ एक ऑप्शन और भी लेके चलिएगा कि अगर कोई चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बता दीजिएगा कि प्लीज़ इस टॉपिक से थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया, ये इस टॉपिक मेरा ज़्यादा बढ़िया से तैयार है। मतलब अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मौका होता है,
किया है लोगों ने, जो मेरे साथी और भी हैं, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मेरे और भी साथी जो सेलेक्ट होके गए हैं उनसे भी मैंने बात की है, तो उन्होंने भी अपना यही शेयर किया कि नहीं, इंटरव्यू का जो परफेक्टनेस है वो क्या होनी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब घुसिएगा तो जहाँ पर ज़्यादा पूछने का क्वेश्चन है, जैसे जो एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एक्सेप्शंस हैं आपके आयनेशन एंथैल्पी के, एक्सेप्शंस हैं एटॉमिक रेडियस के, एक्सेप्शंस बहुत सारे जो पीरियोडिक टेबल में हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। एलॉय पे ध्यान दीजिएगा, एलॉय पे, ठीक है। एलॉय में पूछ लेते हैं, बताइए कि इस कंपाउंड के अंदर, ब्रास के अंदर कौन कौन सा है जो होगा कंपोनेंट होगा, इसके कंपोजिशन जरा बता दीजिए। 2 मिनट का काम, 2 मिनट की बात छोड़ी, 2-3 सेकंड का काम है, मुंह से निकल गया। पता लगा आप सोच रहे हैं कि जिंक होगा, कि इसके अंदर टिन होगा, कि कॉपर होगा, क्या यार सोचना, अगर आता है तो बता दीजिए फट से। इसके बाद आप मेटल्स में मिनरल्स और ओर, इन पे ध्यान दीजिए, ओर का फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, और ओर की जो मेटलर्जी वाला टॉपिक है ध्यान से पढ़ के जाइएगा। मेटलर्जी पे बड़ा फोकस करते हैं वो लोग, मेटलर्जी पे हम, अब ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा एक्सपर्ट आपके सामने बैठा है। तो अब ये नहीं कि मैंने बता दिया मेटलर्जी तो मेटलर्जी पूछ लेंगे ना, हो सकता है कोऑर्डिनेशन भी आपसे पूछे, हो सकता है आपसे पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे। पी ब्लॉक में अब जैसे मान लो किसी ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछ दिया तो कैटालिस्ट पूछ लिया, फेवरेबल कंडीशंस पूछ ली, टेम्परेचर आपसे पूछ लिया, तो वो तो उनका कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ से पूछेंगे। लेकिन मैं आपको एक दायरा बता रहा हूँ कि सबसे बेटर तरीका ये है कि आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी की जो एनसीईआरटी है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो उससे पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही सिलेबस अब तीनों बोर्ड में चल रहा है, सीबीएसई, यूपी और आईएससी, तीनों बोर्ड में सेम सिलेबस है, इसलिए सिलेबस में वेरिएशन नहीं है। एक बार रीडिंग करना जरूरी है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर डिग्री रख रखी है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी ध्यान में आपको रख लेना है। एंट्री करते समय चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, है ना, मतलब मस्त लगने चाहिए। मस्त का मतलब ये नहीं कि क्रीम पाउडर लगा के चले गए, मतलब आपका चेहरे पे सिकन नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पे पसीना नहीं होना चाहिए, आपके माथे पर लकीरें नहीं होनी चाहिए, मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, एक सोवर नेचर के साथ, एक परफेक्ट नेचर के साथ रूम में एंट्री होनी चाहिए। वेलकम के साथ बैठ जाना चाहिए। बैठने का भी एक प्रॉपर तरीका होना, पैर के ऊपर पैर नहीं रखेंगे आप, सिंपल सा दोनों पैर फ्लैट जैसे आप रखते हैं वैसे बैठिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। किसी की धोक या टेबल के ऐसे करके न लीजिएगा। जो बैठने का तरीका होना चाहिए वो इस तरीके से रहना चाहिए। नहीं, टेबल अगर सामने है तो चेयर आपकी पड़ी है तो उस पर बैठने का ये नहीं कि आप ऐसे बैठ गए, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आप जब बैठिए तो दोनों हाथ सामने फ्रंट पे रहना चाहिए, फ्रंट बिल्कुल सही, एक पॉस्चर बढ़िया रहना चाहिए। इस बढ़िया पॉस्चर के साथ अपने आप को रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा, अपनी बात को, जो भी बात आपको कहनी है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेने आया है वो उसके मन में जो क्वेश्चन एट ए टाइम आएगा वो लास्ट मोमेंट में चलते चलते आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जीके की थोड़ी भी नॉलेज है तो प्लीज़ एक बुक ज़रूर रीड कर लीजिएगा जीके के लिए, जैसा कि या आपका कोई मित्र हो या कोई साथी हो जो जीके की आपको जनरल नॉलेज दे सकता हो। जनरल मतलब एक कॉमन सी नॉलेज, करंट अफेयर्स की नॉलेज जो दे सकता हो, उससे बैठ के 2-4 घंटे डिस्कशन कर लीजिएगा। कारण सिर्फ ये है कि कभी कभी ये पूछा जा सकता है। मेरे पैनल में पूछा गया था, ठीक है, कम से कम 5 मिनट ये क्वेश्चन जीके के चले थे, और भाई जैसा मेरा लेवल था मैंने तो स्पष्ट कह दिया था कि सर मुझसे बहुत हाई लेवल की जीके। जब पूछा उन्होंने कि सर आप जीके में क्वेश्चन कितना लेवल तक बता सकते हैं, जीके आपसे पूछी जा रही, तो मैंने कहा सर अगर हाई लेवल से आप पूछेंगे, मैंने टू द फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंकली बोला, शर्म नहीं की मैंने वहाँ पर कि नहीं साहब पूछिए ना, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा सर मुझे अगर IAS PCS की जीके आप यहाँ पर मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं बता कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ साइंस कैंडिडेट, साइंस स्टूडेंट, और जब मैं साइंस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ तो साहब जीके मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, ठीक है, हो सकती लोगों की हो लेकिन मेरी नहीं हो पाई। अगर हाँ एक लेवल तक मुझसे पूछेंगे तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप भी अपना कोई, अगर आपको जीके बहुत अच्छी आती हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं आती है तो एक पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई इंडिया में इस समय होम मिनिस्टर कौन सा है, इंडिया का इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इंडिया के अंदर बहुत सारी जैसे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता ही होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट का DM कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई फेमस चीज़ आपको पता हो, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कितनी रिवर्स, ना भी आप अपना बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितना अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जितनी केमिस्ट्री आपको आती है वो केमिस्ट्री वहाँ उतार सकते हैं तो उतार दीजिएगा। जीके
का मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपको दायरा है, जो आपकी लिमिट है, वो आप प्रिपेयर करके जाइएगा। इंडिया में यूपी की, डिस्ट्रिक्ट की, अड़ोस पड़ोस के ज़िले की आपकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ये सब जानकारियाँ जुटाने के बाद आप अपने मित्र से, अपने दोस्तों से, जो आपकी तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की, आईएएस की कोई तैयारी कर रहा हो, या आप खुद एक किताब उठा लीजिएगा, यूपी की किताब उठा लीजिएगा, उसमें जीके नॉर्मल पढ़ डालिएगा। तो जीके पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना, ये एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक टीचर होने के नाते हो सकता है आपसे ये पूछा जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी सफलता का परचम आप लहराने घुसिएगा, और जब निकलिएगा तो भी कॉन्फिडेंस के साथ, थैंक यू बोलने के साथ निकलिएगा बाहर। चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए, ठीक, आपके अंदर किसी भी तरह की निराशा नहीं दिखाई देनी चाहिए, और यही चीज़ें आपके सिलेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन दे देंगी। क्योंकि मेरे पास जो तजुर्बा था, मेरे पास जो शेयरिंग का मटेरियल था, वो मैंने आप तक शेयर किया। मुझे जो लगा कि जो मेरे साथ हुआ है वही आप उसको अनुभव की तरह यूज़ करें, यानी कि मुझे लगा कि आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। इंटरव्यू पैनल के अंदर कैसे माहौल होता है, माहौल बहुत ही बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, अच्छे से वो लोग पूछते हैं, अच्छे से आप लोग बताते हैं। अब मेन बात होती है कि हमें आता है तभी हम जवाब देते, तो हमें भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो फिर उसके बाद जो है कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको नंबर मिलने से रोक ले। बहुत सारे लोग आपसे बातें करेंगे कि ये होगा, वो होगा, सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए इंटरव्यू में फाइनल बैठिएगा। और आपको ये भी बता दें कि लगभग 3.25 गुना बुलाया गया, 3.5 गुना 3.25 गुना बुलाया गया है। तो इसी हिसाब से यानी कि 3 कैंडिडेट पे, 3.25 कैंडिडेट पे जा कर के 3 मान लीजिए, तो 2 बाहर जाएंगे, 1 अंदर आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको फ़ाइट तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो इस फाइट में आप आगे रहें, आगे बढ़ें। मेरी इन बातों को पॉजिटिवली लेकर के बढ़िया ढंग से इंटरव्यू की कोई पर्टिकुलर तैयारी, पर्टिकुलर कोचिंग के चक्कर में आप न फंसिएगा। केवल वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी होगा। आप खुद में एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, आप अपनी तैयारी अपने ढंग से, बढ़िया विचारों के साथ, बढ़िया किताबों के साथ, एक सिंपल रिवीजन के साथ में कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप तैयार करिए, बढ़िया सा इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद सिलेक्शन लीजिए, और एक बार सिलेक्शन के बाद कॉल जरूर